नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हिंदी साहित्य की जो बहुत ही विशेष एक विधा है, निबंध विधा। निबंध जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संलग्न है, वो लगभग हमारे 11 निबंध हैं और हमें उन्हीं को ध्यानपूर्वक आज देखना है। उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कहाँ से किस तरीके से प्रश्न आता है या कहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हम पूरी यूनिट एक ही वीडियो में यहाँ पर कोशिश करेंगे कि देख लेते हैं। अगर रह जाता है तो दूसरी वीडियो हम बाद में यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएं। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि मेन पॉइंट हम यहीं पर देखेंगे कि जो मुख्य बिंदु हैं, जो विशेष बिंदु हैं, परीक्षा में आने योग्य बिंदु हैं, वो क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसी तरह से अपलोड करती रहूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हिंदी के जो निबंध है, निबंध विधा अपने आप में थोड़ी सी तटस्थ विधा होती है, थोड़ी बौद्धिक विधा होती है और इसीलिए इसको थोड़ा समझना भी मुश्किल होता है। दरअसल हिंदी निबंध को यहाँ मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। हम हिंदी निबंध को अगर देखते हैं, शुक्ल जी के नाम से इस निबंध को हम की जो एक तरीके से कहते हैं श्रेणी है, या इसके युग को हम शुक्ल पूर्व युग के हिसाब से यानी शुक्ल जी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि शुक्ल हिंदी निबंध की जो भी ये गद्य विधा हमारे सामने है, इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। उनके चिंतामणि जो विशेष निबंध है, चिंतामणि में बहुत निबंध इनके संलग्न हैं। देखिए, शुक्ल पूर्व युग का समय यहाँ पर दिया है। शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो है वो आ जाता है। उसके बाद शुक्ल युग पर चलते हैं। शुक्ल युग का समय यहाँ पर दिया हुआ है 1920 यानी 1920 से 1940 के लगभग समय है इसका। फिर शुक्लोत्तर युग में जाते हैं तो 1940 से आज तक का समय यहाँ पर है। और शुक्लोत्तर युग के जो निबंध हैं वो अधिकतर वैचारिक निबंध हुए, व्यंग्यात्मक निबंध हुए और ललित निबंध यहाँ पर बहुत अधिक लिखे गए। तो निबंध जो ललित निबंधों का समय है वो शुक्लोत्तर युग का माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। हालांकि इनके निबंध भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर मैंने कुछ नाम आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग के निबंधकारों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है तो भारतेंदु युग के जो निबंध हैं उनको हम किस तरीके से याद करेंगे। तो देखो, भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें बालकृष्ण भट्ट यहाँ अगर क्रम से लगाने के लिए आता है तो आप आसानी से क्रम से लगा सकते हैं, यदि आपने इनके लेखकों को, रचनाकारों को क्रम से लिख लिया हो इनके वर्ष के अनुसार। तो देखो, बालकृष्ण भट्ट 1844, इधर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं 1850, फिर लाला श्रीनिवास दास हैं 1851, यहाँ समय दिया हुआ है। बद्री नारायण चौधरी 1855, यहाँ मैंने इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा है जिसका नाम है बनारस का बुढ़वा मंगल। ठीक है, दिल्ली दरबार के मित्र मंडली के यार, और ये बनारस का बुढ़वा मंगल बहुत अच्छा महत्वपूर्ण निबंध है बद्री नारायण चौधरी का। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र बहुत महत्वपूर्ण नाम है इस युग के। इधर राधा चरण गोस्वामी हैं। तो ये कुछ हमारे शुक्ल युग के कुछ निबंधकार हमें देखने के लिए मिलते हैं, मतलब भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार हैं। और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो शीर्ष पर नाम आता है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 इनका समय है। इधर बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त का समय 1865 है, तो इनको हम आराम से क्रम से लगा सकते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह है, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। माधव प्रसाद मिश्र जो है विशेष नाम है, इधर गोविंद नारायण मिश्र नाम है। और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। तो इस तरीके से इनको क्रम से लगाया जा सकता है। शुक्ल युगीन अगर निबंधों की बात करते हैं तो शुक्ल युगीन निबंधों में सबसे श्रेष्ठ पर नाम हमारे शुक्ल जी का आता है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य शुक्ल जी का नाम। फिर बाबू गुलाब राय, फिर जयशंकर प्रसाद जी, चतुरसेन शास्त्री, हरिभाव उपाध्याय, शिव पूजन सहाय। और जो क्लासेस वाले बच्चे हैं उनको मैंने यहाँ पर इनकी विधाएं भी लिखाई हुई हैं। जो रेगुलर जो क्लासेस के बच्चे हैं तो उन लोगों के पास उनका मटेरियल ऑलरेडी है। यहाँ पर 9वें हमारे वियोगी हरि हैं और 10वें यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस तरीके से ये 11वें हमारे सुमित्रा नंदन पंत और पीताम्बर दत्त बड़थवाल, फिर शांति प्रिय द्विवेदी। ये इस तरीके से कुछ विशेष नाम हमने यहाँ पर लिए हैं। शांति प्रिय द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो शुक्ल युग के बाद अगर हम आगे देखते हैं तो शुक्लोत्तर युग में काफ़ी सारे निबंधकार आ जाते हैं। हालांकि यहाँ कुछ नाम अभी रह भी गए हों शायद लिखने से, लेकिन इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। काका कालेलकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं,
राम वृक्ष बेनीपुरी, पांडे बेचन शर्मा, यशपाल, तो इन लोगों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। इलाचंद जोशी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, है ना, ज्ञानेंद्र हैं। तो ये कुछ विशेष नाम यहाँ है। बदन आनंद कौशल्यायन हैं, और कुछ नाम इसमें अभारी हमारे नंद दुलारे वाजपेयी, मतलब कुछ नाम यहाँ पर लगने से अभी रह गए हैं। सीधे सीधे हम अपने उन निबंधों पर आते हैं जो निबंध जिन पर हमें विशेष चर्चा करनी है। जैसे भारतेंदु युग के जो निबंध हैं, तो भारतेंदु युग के निबंध हमारे पाठ्यक्रम में कौन से निबंध हैं जो नए विद्यार्थी हैं, उन लोगों को जिनको बहुत अच्छे से नहीं पता हो, तो यहाँ पर हमारे जो निबंध हैं वो ये हैं। हालांकि सबसे पहला काम तो सभी का हमारे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विधाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी का ये निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम अगले निबंध पर चलते हैं जो कि है द्विवेदी युगीन निबंध, जिसका नाम शिव शंभू के चिट्ठे हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी के। मजदूरी और प्रेम है, अध्यापक पूर्ण सिंह के। शुक्ल युगीन निबंध हैं जिनमें हम देखेंगे कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध। शुक्लोत्तर निबंध की अगर बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। फिर उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है ये कुबेरनाथ राय का निबंध है। इसके अतिरिक्त उठ जाग मुसाफिर, ये विवेकी राय का निबंध है। और संस्कृति और सौंदर्य नाम से नामवर सिंह जी का निबंध हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह से कुछ युगों के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक युग के यहाँ पर निबंध मैंने युगों के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं कि कौन से तो भारतेंदु युग के निबंध हैं, कौन से द्विवेदी युग के निबंध हैं, कौन सा शुक्ल युग का निबंध लगा हुआ है, फिर शुक्लोत्तर युग के कौन कौन से निबंधकार हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा हम अगर अब देखें तो छोटे छोटे रूप में मुख्य मुख्य बिंदु हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है उनमें पहला निबंध है हमारा दिल्ली दरबार दर्पण। देखिए इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये डिटेल तो जो हम देखेंगे वो देखेंगे ही कि इस निबंध में क्या है। बहुत छोटे शब्दों में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली में लगने वाले एक दरबार का जिक्र हुआ है जो कि महारानी विक्टोरिया के समय में लगा था, जिसे जो लॉर्ड कर्जन थे, जो उसके वायसराय थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका कार्यभार संभाला था। और ये जो दिल्ली दरबार दर्पण था इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया गया था उस समय। और ये देखिएगा ये 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ था, और भारतेंदु जी ने इस दरबार के बारे में अपने निबंध में कहा है कि यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, और एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में वायसराय का षटकोण चबूतरा था और जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था। सुनहरा रुपहला शीशे का काम उस पर बना हुआ था। ये जो निबंध है ये वर्णनात्मक शैली में लिखा हुआ है। निबंध में दिल्ली के दरबार का वर्णन हुआ है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, बहुत विशाल रूप से स्थापित ये दिखाया गया है। इससे आगे देखेंगे कि जो वायसराय हैं वो अन्य राजाओं को झंडा और तमगा दे रहे हैं। दरअसल इसमें जो है इस निबंध में बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ दिल्ली के दरबार जो दर्पण इसमें दिखाया गया है, तो दिल्ली के दरबार में क्या क्या चीज़ें विशेष हुई हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इसमें आप देखिएगा राजाओं को झंडा और तमगा दिया जा रहा था। उनकी कुछ पंक्तियाँ थी कि श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, और जो हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा कि उन्होंने जो है यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने पदवी अपनी संभाली। तो श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। वरन यह सरकार की बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान को राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इस बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहे और इस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो इस दिल्ली दरबार दर्पण में कही गई हैं। यानी दिल्ली दरबार दर्पण में जो वायसराय हैं वह महारानी विक्टोरिया की पदवी ग्रहण करने पर ये समारोह रखा गया है, दरबार दर्पण लगाया गया है जो कि बहुत विशालकाय जिसका प्रयोजन किया गया था। वायसराय लोगों से बहुत मनोहर ढंग से बात कर रहे थे। दरअसल ये सिर्फ हिंदुस्तानियों को लुभाने का एक तरीका था। बाकी तो जो भी कुछ बातें यहाँ पर घोषणा पत्र में की गई थी उनमें से कोई बात भी सच नहीं निकली। कोई भी कार्य देश के लिए नहीं किया गया, वो आपको आने वाले अगले निबंधों में पता चल जाएगा। जब आप शिव शंभू के चिट्ठे देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि देश की स्थिति कितनी खराब थी। देखिए काफ़ी संख्या में लोग दरबार के लिए एकत्रित हुए थे। इसमें निबंध में भारतेंदु जी ने लगभग 63 शासन अधिकारी राजाओं के साथ
अन्य गवर्नमेंट अधिकारी, पॉलिटिकल अफसर और अन्य कई छोटे बड़े लोगों का जिक्र भी इसमें किया है। भारतेंदु जी अंग्रेजी सरकार के कुछ कार्यों से प्रभावित थे, जैसे जाति और ऊंच नीच सिर्फ भारतीयों में होती है, देखिए अंग्रेजियों में नहीं होती है। भारतेंदु ने जहां जहां जातीय प्रगति होने की हल्की सी भी संभावना देखी, उसकी प्रशंसा में अपनी लेखनी जरूर चलाई है। यह निबंध महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर मिलने वाले भारतेंदु जी द्वारा उनके गुणगान करने का पर लिखा गया है। दरअसल भारतेंदु जी को भी नहीं पता था कि ये वाली स्थिति आगे देश की होने वाली है। उन्होंने इस घोषणा पत्र में जो कुछ भी बातें कही गई उसी के अनुसार जो है यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा है। उनके अकॉर्डिंग राजाज्ञा पत्र जो चीफ हेरल्ड द्वारा अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, महारानी विक्टोरिया के राजाज्ञा पत्र के कुछ पंक्तियां इसमें लिखी गई हैं। देखिए, इस निबंध के अनुसार, उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801 को राजसी मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया है। हमने यह पदवी ली है। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी और स्वधर्म रक्षणी, और इस एक्ट में मतलब में भी इसका वर्णन किया गया है। इस नियम के अनुसार जो उत्तम शासन के हेतु बनाया गया है, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया। यानी ईस्ट इंडिया के बाद ये अब महारानी विक्टोरिया के पास ये इनके शासन में चला गया था। तो ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में की गई हैं, हिंदुस्तानियों को ये बातें सुनाई गई थी। और इस घोषणा पत्र में हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ कहा गया था, जिनमें से कोई भी बात सच नहीं हुई। तो यही सब कुछ दिल्ली दरबार दर्पण में है। इसके अलावा अगले अगर हम निबंध को देखते हैं तो अगले निबंध है हमारा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह भी भारतेंदु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। दरअसल ये निबंध एक तरीके का बलिया में दिए जाने वाला इनका एक भाषण है, इस भाषण का अंश है, और यही भाषण एक निबंध की शैली में दिया गया भाषण है। दरअसल इसमें भारतेंदु जी बहुत अधिक चिंतित हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो भारतीय जनता को यहाँ पर जगाने का प्रयास इन्होंने किया है। देखिए, निबंध को अगर हम पहले से समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा निबंध को भीतर से जो उसके अहम बिंदु हैं उनको याद कर लेना। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें हम देखेंगे यह निबंध जो है 1884 ईस्वी में लिखा गया था। इस निबंध को भारतेंदु जी ने बलिया के दादरी जो मेला था उसके अवसर पर आर्य देश उपकारणी सभा के में भाषण देने के लिए लिखा था। और भाषण देते हुए जो भी निबंध लिखा गया उसमें मुख्य रूप से लेखक ने कुरीति और अंधविश्वासों को त्याग करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए, सहयोग और एकता पर बल देने के लिए, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा इसमें दी है। यानी लोगों को जगाने का प्रयास किया है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अच्छी शिक्षा पर बल देने के लिए कहा है, उद्योग धंधे शुरू करने के लिए इस पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा है इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहा है कि उठो और जागो, मार्ग की बाधाओं को राह से निकाल फेंको, सभी जाति धर्म का आदर करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल और बीरबल टोडरमल भी उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर, जो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल, कुछ नाम देते हुए इन्होंने संबोधित करते हुए हिंदुस्तानियों से कहा है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। ये पूछा जाता है बार बार सवाल दोस्तों कि किस में ये वाली बात बोली गई है कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो या तो ये आ जाता है कि किसने, यह जो प्रश्न है ये किसका है, यानी किस निबंध से यह प्रश्न लिया गया है ना, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि किस लेखक का ये कथन है। तो यह है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ये भारतेंदु जी का कथन है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मासूल की इस ट्रेन में लगी हुई थी, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्यों नहीं कर सकते। यानी अभी सिर्फ चलाने वाले की कमी है, कोई अच्छा शासक नहीं मिल रहा, नहीं तो हिंदुस्तानी लोग भी रेल की तरह हैं। ये कहते हैं आगे कि का सुधी राह बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, ऐसा बल इन्हें याद दिलाने वाला चाहिए हिंदुस्तानियों को। तो यहीं पर आगे इन्होंने कहा है बातों को कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। और 3 मेंढक की भी इसमें एक बात कही गई है कि ऊपर वाले ने कहा कि जोक शोक, बीच वाला बोला गम सम, और सबके नीचे वाला पुकारा कि गए हम। सो हिंदुस्तानी की प्रजा की दशा भी यही हो गई है कि पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर के बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन्न बढ़े, मतलब अगर चाहे तो जो हिंदुस्तान है वो हमारा हर पल बढ़ सकता है। लोग अगर निकम्मेपन ने घेर रखा, अगर लोग अपने निकम्मेपन को छोड़ दें तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है।
बोधोद्धारगर मतस्रग्रस्तः प्रवह समरदूषितः। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से तारा ग्रह आदि बेध करके उनकी गति लिखी थी। फिर वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है जो उस समय पर पुराने हमारे जंगल में रहने वाले कुछ लोगों ने कुटिया में बैठ करके ये जो बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जो आज भी हमारे लिए धरोहर का काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सुख सुविधाओं होने के बाद भी हम अपने देश की उन्नति के लिए कुछ नहीं कहते। तो ये बात बार बार उन्होंने हिंदुस्तानियों को याद दिलाई है। और आगे हम अगला निबंध की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ये हो गया लगभग, इसमें जो मेन मुद्दे थे हम देख चुके हैं। ऐसे तो बारीकी से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति निबंध है, दरअसल इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिएगा, हम इसमें देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी की शैली में संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य सा प्रतीत होता है, परंतु हरिश्चंद्र की भांति इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया है जिनका चलन हिंदी में बहुत कम काल से था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता है और बोलचाल का चलतापन सा देखने के लिए मिलता है। आगे हम देखते हैं डायरेक्टली शिव मूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखा गया था शिव मूर्ति, और इस निबंध में संस्कृति का उपपाठ और साथ ही कला का पाठ भी निहित है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से बड़े ही सरल और सहज ढंग से इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत का शिक्षित वर्ग भारतीयता और भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। नवजागरण और स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, भारत की खोज का आंदोलन था। तो निबंधकार संसार को दिखाने वाले जो सामाजिक नियम है निभाने को व्यर्थ समय गंवाने वाला मानता है। लेखक का कहना है कि जितना समय पूजा पाठ या माला सरकाने में लगता है, उतना ही समय अगर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में यदि ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है कि ईश्वर की जो है, अगर कोई पूजा पाठ करता है तो सिर्फ वो मन से हो सकती है, दिखावा क्या करना उसका। तो पूजा पाठ या माला जपने में जितना समय लगता है, उतना समय अगर कमाने खाने में लगा दें, पढ़ने गुनने में लगा दें, तो और बहुत अधिक बेहतर होगा। मिश्र जी का मानना है कि मानव हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो संसार जो है वो शिवमय है, क्योंकि प्रेम में वास्तविक शिव मूर्ति यथार्थ कल्याण का रूप है। इस तरीके से जो है ये बातें इसमें कही गई हैं। इसका प्रारंभ जो है ग्रामदेव भूतनाथ के संबंध में के कथन से होता है कि हमारे ग्रामदेव जो भगवान भूतनाथ हैं सब प्रकार से अगत्य, प्रपत्य एवं अचिंत्य हैं। ये बात इसमें कही गई है। इस निबंध में देखेंगे लक्षणों और व्यंजना के माध्यम से मिश्र जी ने उन सबको चेताया है जो अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही उदासीन हैं और दुष्प्रचार किया है। भारत बर्बर और असभ्य राष्ट्र है तथा भारत के लोग मूर्ख तथा बंदर और सांप नचाने वाले हैं। शिव मूर्ति के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि मनुष्य के बीच वैर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस निबंध में आस्तिकता का पाठ भी द्रष्टव्य है। ये कहते हैं कि हमारा मुख्य विषय जो है वो शिव मूर्ति और विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। शिव मूर्ति किसका आधार है? शैवों के धर्म का आधार है, विशेष रूप से ये इन्होंने कहा है। समाज भाषा का अनन्य अंश है और रंगों के माध्यम से बहुत कुछ अभिव्यक्त किया जा सकता है। शिव मूर्ति में प्रयुक्त रंग शब्दावली है और श्वेत रंग जिसका अर्थ है आत्मा शुद्ध, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस निबंध में भी दिया गया है कि श्वेत रंग किसका प्रतीक बताया है इन्होंने। तो श्वेत रंग जो है वो सतोगुण का सूचक बताया गया है। इसका अर्थ होता है आत्मा शुद्ध और स्वच्छ है श्वेत रंग का। उसके उजले रंग लाल रंग जो रजोगुण का सूचक इसमें बताया गया है। अनुराग का रंग भी लाल है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। काला रंग सबसे पक्का रंग है, यदि यह रंग इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यह बात भी इसी निबंध में की गई है। लेखक ने कहा है कि प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। प्रेमदेव इतने पक्के हैं, बहुत अधिक। उनकी पुतली काली है। भीतर का प्रकाशक जो ज्ञान है उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी गई हैं। तो उनका अंतर और बाह्य दोनों प्रकाशित हैं, जो प्रेमियों की आंख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत और विद्यमान है। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावली का रंग जो है काला कभी नहीं कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का रंग न समझा जाएगा। इस तरीके की बातें जो है इस निबंध में कही गई हैं। क्योंकि हमें मुख्य बिंदु देखने हैं, इसलिए मेरी थोड़ी सी रफ्तार यहाँ पर तेज है। उम्मीद है आप लोग जो है जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो सिर्फ रिवीजन के तौर पर इसको देख रहे हैं, और रिवीजन के तौर पर मेन बिंदु हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो आपका एक एक ही वीडियो में यहाँ पर काम हो जाएगा, यानी कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा।
देखिए अब बहुत अहम हमारे पास निबंध हमारे सामने है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का यहाँ पर संक्षिप्त सार हम यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल ये राजकमल प्रकाशन द्वारा 1988 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और किताब के रूप में हमारे सामने आया था। तो इसी में सभी चिट्ठे और खत जो है वो 1903 से लेकर के 1907 के दौरान के बीच के खत इसमें प्रकाशित हुए थे, भारत मित्र वाले। इसका संपादन स्वयं बालमुकुंद गुप्त कर रहे थे। तो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह में इसमें कुल मिलाकर के 8 चिट्ठे हैं जो लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं, यानी 8 चिट्ठे तो लॉर्ड कर्जन के नाम हैं और इसके अलावा 6 जो हैं वो खत के हैं। ठीक है, 8 चिट्ठे हैं लॉर्ड कर्जन के नाम और उसके अलावा 6 खत हैं। ये सभी चिट्ठे और खत, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता देती हूँ, जितने भी चिट्ठे हैं और जितने भी खत हैं ये सभी भारत मित्र पत्रिका में पहले प्रकाशित हो चुके हैं। इनका प्रकाशन जो वर्ष है मैं आप लोगों को यहाँ पर तो नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मैं आप लोगों को उसका प्रकाशन वर्ष ज़रूर बता दूंगी। देखिएगा, लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम एक खत इसमें लिखा गया है। गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम भी 2 खत यहाँ पर लिखे हैं, जो कि फुलर साहब को सर सैयद अहमद के नाम भी लिखे गए हैं। शाइस्ता खां के नाम से जो है फुलर साहब को लिखे गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया खत है सर सैयद अहमद का। तो कुछ खतों में इसमें पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथालवे को भी लिखा गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको 6 खतों के नाम याद रखने हैं जो मुख्य खत हैं। ठीक है, तो जो मुख्य खत हैं वो खत और चिट्ठे वो 6 हैं और ऊपर जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं जो शिव शंभू के नाम से ही स्थापित हैं, तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इनकी संख्या कुल मिला करके है 8। ठीक है, ये 8 चिट्ठे हमारे लिए विशेष बन जाते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। इन चिट्ठों को देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरता को प्रस्तुत इसमें किया गया है। जो लॉर्ड कर्जन थी वो कितने अधिक क्रूर थे, उनका क्रूर शासन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। दरअसल उस समय जो है अपनी बात को डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, शासन तक बातें नहीं जा सकती थी अंग्रेजी सरकार में, और अपनी बात जो है भारतीय नहीं रख सकते थे। इसलिए ये एक माध्यम था इनके पास, गुप्त जी के पास ये एक माध्यम था कि पत्रिका के माध्यम से वो शिव शंभू बन करके अपने चिट्ठों को प्रकाशित करा सकते थे। अपनी जो भी बात है लॉर्ड कर्जन तक, अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए उनके पास एकमात्र माध्यम था, यह है पत्रिका। तो इस पत्रिका के माध्यम से, भारत मित्र के माध्यम से जो भी उनकी बातें मन में होती थी वो सब यहाँ पर इस चिट्ठी के माध्यम से छपवा देते। तो यहाँ सीधी सीधी बातें नहीं की गई हैं, इसलिए यहाँ पर जो है व्यंग्य शैली का प्रयोग हम देखेंगे। यहाँ पर व्यंग्य शैली का प्रयोग जो है वो किया गया है। और पहला चिट्ठा इसमें है बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम, और इस पहले चिट्ठे का समय आप लोग लिख लीजिएगा 11 अप्रैल 1903 इस का समय है। और बुलबुलों के बारे में सोचते हुए इसका शुरुआत हुई है कि बुलबुलें जो हैं वो आज़ादी का प्रतीक हैं। बालक जो है वो बुलबुलों के साथ उड़ना उसके साथ के लिए आनंद की परमानुभूति होती है, लेकिन जल्दी ही वह सपना टूट गया। और इसी तरह वो याद दिलाते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में 2 ही गिनाने लायक काम किए हैं। देखो, ये प्रश्न आता है कि कौन से चिट्ठे में बुलबुलों के बारे में एक बालक सोच रहा है, बुलबुलें किसकी प्रतीक हैं। तो ये पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, बुलबुलें आज़ादी का प्रतीक है, ये एक मेन बात है। बालक बुलबुलों के साथ उड़ने के लिए आनंद की अनुभूति लेने का सपना सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है। ये सब कुछ इस चिट्ठे में ही दिखाया गया है। इसमें देखेंगे जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, उन्होंने जो शिव शंभू के द्वारा नाम से जो चिट्ठे लिखे हैं, उन चिट्ठे में वे एक विक्टोरियल मेमोरियल हॉल की बात की गई है और दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने केवल इतने सारे घोषणा पत्र में जो अभी हमने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उससे पहले देखा दिल्ली दरबार दर्पण, तो दिल्ली दरबार दर्पण में एक घोषणा पत्र का जिक्र आया था, है ना, विक्टोरिया का, और विक्टोरिया का जिक्र आया था। साथ ही लॉर्ड कर्जन जो वायसराय बने थे दिल्ली के उस समय, तो ये वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन थे, तो उनका भी जिक्र हम लोगों ने पहले कर लिया है। दरअसल इन्होंने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें, मतलब घोषणा पत्र में बताया कि देश की उन्नति के लिए ऐसे होगा, देश के लिए ये किया जाएगा, समानता का अधिकार रखा जाएगा, काले गोरे में भेद नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच की बात नहीं देखी जाएगी। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होगी, नीच ऊंच की बात नहीं होगी, तो जाति प्रथा की बात नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 5 वर्षों का शासनकाल में 2 गिनाने लायक काम किए। 2 गिनाने लायक काम कौन कौन से किए? पहला तो उन्होंने विक्टोरियल मेमोरियल हॉल बनवाया, यानी इसमें मूर्तियाँ बनाई गई, एक संग्रहालय के रूप में ये हमारे सामने आया। और लेकिन इसके लिए खुद भारतेंदु जी ने भी कहा था कि ये बेकार है। और यहाँ पर ये लॉर्ड कर्जन के लिए जब शिव शंभू चिट्ठे लिख रहे हैं तो उन्होंने भी बताया कि ये विक्टोरियल मेमोरियल हॉल बनाया है जो सिर्फ अमीरों का शौक है। और दिल्ली दरबार दर्पण जो है दूसरा एक मुख्य काम था।
तो ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के लिए एक तरीके से एक दो बार देख आने की चीज़ होगा, और शासन करने वाले इस तरह के नुमाइशी काम बेहद मन लगा करके करते हैं। तो शायद अपनी कीर्ति अमर बनाने रखने की इच्छा से, ऐसी इच्छा रखने के लिए कर्जन को बुरा नहीं कहते, लेकिन इसके लिए अपनाए गए तरीके पर ऐतराज जताते हैं यहाँ पर शिव शंभू यानी कि गुप्त जी। दूसरा चिट्ठे का नाम है हमारा श्रीमान का स्वागत। दूसरे चिट्ठे का समय है 26 नवंबर 1904। आप लोग अपने पास लिख सकते हो इसका समय। इसका समय जो है वो 26 नवंबर है, ठीक है, 26 नवंबर है। और जो ईयर है इसका वो मैंने आपको बता दिया है, 1904 है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ही तेज बोल रही हूँ शायद गति के साथ। श्रीमान का स्वागत है, आपको ये याद रखना है कि ये दूसरा चिट्ठा है, ठीक है। दूसरे चिट्ठे का नाम श्रीमान का स्वागत है। और इसके अलावा जो दूसरा चिट्ठा श्रीमान का स्वागत है, इसमें कर्जन के द्वारा वायसराय बनकर के आने के अवसर पर लिखा गया चिट्ठा है। यानी पहली चिट्ठी में हम देखेंगे 5 साल के लिए वायसराय बने हुए हैं लॉर्ड कर्जन। उसके बाद ये दूसरा चिट्ठा जब लिखा गया तो 5 साल लगभग पूरे हो रहे थे, और दूसरे चिट्ठे में हम देखेंगे कि दोबारा उनको वायसराय बनने का अवसर मिला है 2 सालों के लिए। 2 साल के लिए फिर से वो वायसराय बन करके आने वाले हैं, और जो प्रजा है वो बहुत अधिक क्या है, परेशान है। और क्योंकि सभी उनकी शिक्षा नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके चरित्र को बहुत अच्छे से सब पहचान गए हैं। तीसरा चिट्ठा जो वायसराय का कर्तव्य है, ये 17 दिसंबर 1907 को लिखा गया। यह लिखा गया है 17 दिसंबर 1907, ठीक है, 17 दिसंबर को लिखा गया है। समय जो है 1904 याद रखिएगा, 7 नहीं, 1904, 17 दिसंबर 1904। तो ये तीसरा चिट्ठा वायसराय का कर्तव्य है। इसमें जनता के प्रतिनिधित्व का दावा पेश करते हैं, और उसी क्रम से देश की साधारण जनता का जीवंत चित्रण इसमें किया गया है और खींच दिया है। वायसराय के आने पर बाजे बजाए जाते हैं, फौजी सलामी देती है। तो वायसराय का कर्तव्य उनको याद दिलाने का प्रयास इसमें किया गया है कि आपका मुख्य रूप से कर्तव्य क्या है, आपको क्या काम करना चाहिए देश के लिए, उसको इस चिट्ठे के माध्यम से दिखाया गया है। चौथा चिट्ठा है हमारा पीछे मत फेंकिए, ठीक है, पीछे मत फेंकिए, ये चौथे नंबर का चिट्ठा है। इसका समय जो है वो 21 जनवरी 1905 है, 21 जनवरी 1905। याद करने का बहुत आसान तरीका यही है। जो शुरू के 3 चिट्ठे 1904 में आए हैं, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर में, और उसके बाद ये जनवरी में हमारा 21 जनवरी को आया है हमारा ये चौथा चिट्ठा, ठीक है। चौथा चिट्ठा 21 जनवरी को आया, और पीछे मत फेंकिए। इसमें जो गुप्त जी हैं उन्होंने लॉर्ड कर्जन को लिखा है कि आपके शासन में अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं, और भारतीय जो है वो आपके अधीन होकर के अपनी हैसियत खोते जा रहे हैं, यानी जो भारत की क्षमता थी वो भी खत्म होती जा रही है। तो हमें तुच्छ समझ करके हमें पीछे मत फेंकिएगा। 5वां चिट्ठा है आशा का अंत, और जिसका समय अगर हम देखें तो 5वें चिट्ठे का समय हमारा आशा के अंत का 25 फरवरी 1905 है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 25 फरवरी, इसका समय है 25 फरवरी। जो भारत मित्र में ये सारे चिट्ठे भारत मित्र में ही प्रकाशित हुए हैं, इसका समय मैंने आपको बता दिया 25 फरवरी इसका समय है, 25 फरवरी 1905 आशा का अंत। इसमें हम देखेंगे जो जितने भी भारत की जनता है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है, गुप्त जी ने कहा है कि देश में आकर के अपने गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया आपने, कभी यहाँ के दीन दुखी प्रजा की दशा का भी विचार नहीं किया। शासितों के प्रति शासक से ऐसी अपेक्षा लोकतांत्रिक आचरण की मांग है। फिर छठे चिट्ठे की तरफ हम देखें तो छठा चिट्ठा एक दुराशा करके ये चिट्ठे का नाम एक दुराशा दिया गया है, और इसका अगर हम समय देखें तो 18 मार्च 1905 का इसका समय है, ठीक है। तो ये भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था 18 मार्च को, तो 18 मार्च इसका समय है। और इस 1905 जो है इसका सारी जितने भी अभी हैं सब 1905 की हैं। इस एक दुराशा में आगे बढ़ते हुए शासन की जो जनता है उससे दूरी रेखांकित की गई है कि एक दुराशा यानी जो जनता है उसके बीच में और शासन के बीच में कितना बड़ी दूरी है। राजा है लेकिन राज प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन पर रसाई नहीं है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, यानी कि जो प्रजा है जनता है उसकी कोई भी बातचीत, उसकी अच्छाई बुराई कुछ भी जो है नहीं पहुंच पाती है ऊपर तक, प्रशासन तक बात की हवा नहीं पहुंच सकती। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, ना ही उनको दर्द दुख पता है प्रजा के, और प्रजा के मन का भाव भी वह नहीं जानता, न समझना चाहता भी नहीं है। यानी लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वायसराय, उनके मन का भाव ना प्रजा समझ सकती, ना उनके मन को फिर प्रजा समझ सकती। जब राजा अपनी प्रजा को नहीं जानेगा तो फिर प्रजा भी अपने राजा को कैसे जान पाएगी कि हमारा राजा कैसा है। हाँ, वो क्रूर है ये ज़रूर समझ जाएगी, क्योंकि जब वो उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। न समझने का कोई उपाय ही है। तो साफ है कि गुप्त जी केवल अंग्रेजी शासन की बात नहीं कर रहे, बल्कि शासक और शासित के बीच जीवंत संपर्क की हिमायत कर रहे हैं।
सातवां चिट्ठा जो कि विदाई संभाषण है, महत्वपूर्ण चिट्ठा है। विदाई संभाषण का समय जो है वो है 2 सितंबर 1905 के लगभग का ये समय है इसका, 2 सितंबर 1905। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने पास, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसका समय आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 सितंबर 1905 सातवां चिट्ठा है विदाई संभाषण। इसमें ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था। किसके लिए कहा गया है? ये लॉर्ड कर्जन के लिए यह बात की गई है, वायसराय के लिए ये बात की जा रही है कि सत्ता पर आसीन व्यक्ति के भीतर अहंकार का यह चरम था। प्रकारांतर से बाल मुकुंद गुप्त शासक को सावधान कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद दरअसल सत्ता के शासक का संबंध अस्थायी रहता है। यानी कि अब जाने का समय आ गया, विदाई संभाषण दिया जा रहा है यहाँ पर वायसराय को कि देखो समय जो है कभी किसी का एक सा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। चाहे कोई कितना भी अधिक सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है। वो लंबे समय तक जो है सत्ता पर नहीं बैठ सकता, शासन नहीं कर सकता है। तो अहंकार में इस सत्य को भूलने वाले जो शासक हैं वो बाद में अपमानित होते हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपमानित होना पड़ रहा है, ऐसी बात कही गई है इस चिट्ठे में। 8वें चिट्ठे की तरफ देखते हैं। 8वां चिट्ठा बंग विच्छेद है, जो कि महत्वपूर्ण चिट्ठा है इसका। और इसका समय अगर देखा जाए तो 21 अगस्त इसका समय है, 21 अगस्त, ठीक है। और ये जो है 8वां चिट्ठा है बंग विच्छेद। बंग विच्छेद शासन की तमाम जन विरोधी कोशिशों की असफलता का जय घोष करता है। इसमें गुप्त जी ने कुछ, इसमें जो गुप्त जी हैं उन्होंने लिखा है कि जो बंग विच्छेद है वो बंग का विच्छेद नहीं है, बंग निवासी इससे विच्छिन्न हुए और भारत के अन्याय टुकड़ों के जो इसमें किया गया, यानी अक्टूबर का चिट्ठा है ये। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, दरअसल ये अक्टूबर का चिट्ठा है, ठीक है, 21 अक्टूबर का है ये। पहला चिट्ठा सितंबर में आया था ना, तो दूसरा चिट्ठा अब ये मतलब अंतिम चिट्ठा है बंग विच्छेद, और ये 21 अक्टूबर में आया था, ठीक है। तो ये 21 अक्टूबर इसका लिखिएगा, अगस्त नहीं है। तो ये बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है, बल्कि बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए वरंच और युक्त हो गए हैं। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए वरंच भारत के अन्याय टुकड़े भी बंग देश से आकर के सिमटे जाते हैं। यह एक अटल सत्य का बहादुरी से किया गया उद्घोष है, पर वह यह कोई भी शासक जबरदस्ती से कभी इच्छित परिणाम नहीं हासिल कर सकता है। तो ऊपर के सभी चिट्ठों के में बाल मुकुंद गुप्त कम से कम महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के प्रति सम्मान का नजरिया रखते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते इस पर भी उनका भरोसा उठने लगता है। क्षोभ के साथ लिखते हैं कि इस समय महाप्रभु ने दिखा दिया है कि वह घोषणा पत्र समय पड़े की चाल थी। यानी जो वो घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया के समय का, वो केवल एक चाल मात्र था हिंदुओं को अपने जाल में फंसाने का, राजुओं को अपने अधीन करने का। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते हैं, विशेषकर जो दुर्बल भारतवासी होती हैं उनकी चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं है। कुछ खत और कुछ चिट्ठे भी इसमें संलग्न हैं। देखिएगा ये 8 चिट्ठे हमने पूरे कर लिए हैं। इन 8 चिट्ठों के जो मेन बिंदु हैं वो हमने देख लिए हैं। यहाँ कुछ खत और कुछ चिट्ठे भी संलग्न हैं। उन खत और चिट्ठों को हम शॉर्टली यहाँ पर उनका समय देख लेते हैं। पहला चिट्ठा है लॉर्ड मिंटो का स्वागत भारतवर्ष में 1905 में। ये भी लॉर्ड मिंटो पर व्यंग्य किया गया है कि पहले भी इस तरीके के अधिकारी आए हैं, अब आप आए हो। फिर मार्ली साहब के नाम जो है चिट्ठा लिखा गया है, ये 16 फरवरी को 1907 में लिखा गया चिट्ठा है। मार्ली साहब के नाम जो चिट्ठा लिखा गया है। फिर तीसरा चिट्ठा है आशीर्वाद नाम से, जो कि 30 मार्च 1907 को लिखा गया। फिर शाइस्ता खां का खत इसमें दिखाया गया है, ये नवंबर में है 1905 में। उसके बाद शाइस्ता खां का खत अगस्त में लिखा गया है 1906 में। शाइस्ता खां के नाम 2 खत हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। पहला हमारा नवंबर में हमने देखा, इसका समय में 25 नवंबर 1905। दूसरा जो लिखा गया 18 अगस्त 1906 में लिखा गया। ये शाइस्ता खां का खत बहुत महत्वपूर्ण खतों में आ जाता है। सर सैयद अहमद का खत भी अच्छे खतों में से है। तो इनमें से कुछ भी क्योंकि इनकी डिटेल तो नहीं है, केवल बाल मुकुंद गुप्त के चिट्ठे ही आपके पाठ्यक्रम में है, तो हमने वहीं पर वही शेयर किए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त में भी शिव शंभू के चिट्ठे आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, वो हमने देखे। ये मैंने थोड़े से इसलिए आपको डिटेल दे दी कि हो सकता है यहाँ से इनका समय ही पूछ लिया जाए। तो सर सैयद अहमद का खत जो है वो 9 मार्च 1907 को प्रकाशित हुआ था। तो ये बाल मुकुंद गुप्त के चिट्ठे बहुत विशेष चिट्ठे थे जो हम लोगों ने यहाँ जिक्र किए हैं।
अगला हमारा निबंध है मजदूरी और प्रेम, जो कि 5वां निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। निबंध का संक्षिप्त सार इस तरीके से है कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित ये जो निबंध है मजदूरी और प्रेम पर आधारित है। दरअसल ये जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण निबंध इसलिए माना जाता है कि जो सरदार पूर्ण सिंह है, इन्होंने श्रमिकों के जीवन को लेकर के मतलब जो मजदूर हैं उनके जीवन को लेकर के, जो जिलद चढ़ाने वाला व्यक्ति है, जिल्दसाज है यानी हल चलाने वाला है, किसान है, जो मेहनती व्यक्ति हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा दया भाव आता है उनको देख करके। तो वो उनके लिए कहते भी हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की मजदूरी उनको पैसे देने से नहीं हो जाती, कि कोई मजदूर कोई काम करके हमारे घर बना रहा है, श्रम कर रहा है, और हम उस श्रम के बदले केवल उसको पैसा दे देते हैं। नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ आपका जो बोलचाल की भाषा है वो बहुत अहम है। आप उसका कैसे उसका सम्मान करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है। उसी पर इन्होंने यहाँ पर विशेष बल दिया है। हल चलाने वाले के जीवन पर यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि किस तरीके से हल चलाने वाला जो है वो भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि ये लोग स्वभाव से बड़े सज्जन होते हैं। खेत में हवनशाला में अपने श्रम की आहुति दिया करते हैं। मतलब खेत में जो है एक किसान अपने खेती करता है, अपने दिन भर की मेहनत करता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगत पैदा हुआ था, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा तो जगत पैदा हुआ था, लेकिन किसान जो है वो अन्न पैदा करने में ब्रह्म के ही समान है, ऐसा कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। हल चलाने वाले के जीवन पर भी यहाँ विशेष टिप्पणी की गई है और बताया गया है कि हल चलाने वाला भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक उन्होंने जो अंदर बोला है वो डिटेल यहाँ पर ली गई है। ठीक है, जो बात हमने कही वही बात यहाँ पर एक पैराग्राफ में देखने के लिए मिलती है। गडरिये के जीवन पर भी इन्होंने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार लेखक ने एक बूढ़े गडरिये को देखा और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऊन काट रहा था, भेड़ें वहां चल रही थी, उसके सिर के बाल सफ़ेद थे, लेकिन मुंह पर जो है स्वास्थ्य की लालिमा थी। बहुत यानी लालिमा का संबंध है यहाँ पर कि वो बहुत सुखी था, खुश था। उसका कोई स्थायी घर नहीं था, जहाँ जाता था वहीं घास की झोपड़ी बना लेता था। उसकी स्त्री रोटी पकाती थी, उसके 2 जवान कन्याएं थीं। वो भेड़ चराते समय पिता के साथ रहती थीं। वे सभी अपनी भेड़ों के प्रेम पूर्वक देखभाल करते थे। किसी भेड़ के बीमार होने पर चिंतित तथा उसकी सेवा में रत रहते थे। स्वस्थ होने पर प्रसन्न होते थे। वो ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। इससे उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती थी। लेखक को यह देख करके लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं, पंडितों की उपदेश निरर्थक हैं। ठीक है, तो किसने कहा है पंडितों के उपदेश निरर्थक हैं? इनके अकॉर्डिंग ही पंडितों के जो उपदेश हैं वो बेकार हैं। जो ईश्वर होते हैं वो अनपढ़ लोगों की ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं। तो पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, ऐसा इसमें इनके कहने का अभिप्राय इसमें रहा है। गडरिये के परिवार का प्रेमी मजदूरों का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। फिर मजदूर की मजदूरी एक पॉइंट इसमें दिया गया है कि मजदूर जो है वो दिन भर श्रम करते हैं और दिन भर पैसा कमाते हैं। तो पैसों को मजदूर को कुछ पैसे देने मात्र से जो है उनकी मजदूरी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उनके अकॉर्डिंग मजदूर के शरीर के सभी अंग जो हैं ईश्वर ने बनाए हैं। पैसे जैसी धातु से कहीं ना कहीं बने हैं, वह भी ईश्वर ने ही बनाई है। पैसे जैसी धातु भी, अन्न धन जल भी ईश्वर की ही देन है। तो मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से ही दी जा सकती है। एक जिल्दसाज ने लेखक की एक किताब की जिल्द बनाई थी और वो उनका आमरण मित्र बन गया था। तो अगर पूछा जाए कि लेखक का जो एक तरीके से आमरण मित्र है वह कौन है, तो वह एक जिल्दसाज है। ठीक है, तो जिल्दसाज यानी कि जो जिल्द चढ़ाते हैं, पहले किताबों पर जिल्द चढ़ाया करते, तो ये जिल्दसाज को इन्होंने अपना आमरण मित्र बताया है। पुस्तक उठाते ही लेखक के मन में भरत मिलाप का आनंद आने लगता है, यानी वो उससे एक दोस्त की तरह मिलता है। भरत मिलाप का आनंद जो है उसे पाता है जिल्दसाज से। और मजदूरी और कला इनका अगला टॉपिक है। मजदूरी और कला में इन्होंने बताया कि श्रम आनंद देने वाला होता है, उसकी रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। श्रम करने वाले ही ईश्वर की पूजा है और भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, मनुष्य की अनमोल आत्मा में मिलता है। तो मनुष्य और उसके श्रम का तिरस्कार नास्तिकता है, ऐसा इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है और उसका श्रम है, उसका जो तिरस्कार है वो नास्तिकता है। बिना श्रम, बिना हाथ के कला, कौशल, विचार और चिंतन बेकार है। मजदूरी और फकीरी जो है इनका अगला टॉपिक है। मजदूरी और फकीरी का संयोग जो है वो मानवता के विकास के लिए आवश्यक है और बिना परिश्रम, बिना फकीरी भी बासी हो जाता है, यानी बिना परिश्रम फकीरी भी बासी हो जाती है। तो प्रकृति की में नित्य नवीनता, उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम किए बिना चिंतन करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो साधु सन्यासी हैं अगर ये भी श्रम करेंगे तभी इनकी बुद्धि निर्मल होगी, अन्यथा ईश्वर के श्रम में ही एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। खाली पड़े पड़े अगर कोई अपने हाथ पर नहीं उठाएगा, श्रम नहीं करेगा, तो ऐसा तो खाना भी हजम नहीं होता। कहते हैं
ना कि बिस्तर पर बैठे रहते हैं, खाना खा के चारपाई पे बैठे थे तो आज खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसका एक रीज़न क्या रहा कि हमने हाथ पैर नहीं हिलाया, हमने श्रम नहीं किया। तो श्रम बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। श्रम ही ईश्वर का भजन है और मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। यह सारा संसार एक ही परिवार है। मजदूरी निष्काम कर्म है, उसमें स्वार्थ का अभाव है। मजदूरी और फकीरी अभिन्न है। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट थे इस निबंध के। अगला हमारा छठा निबंध है, कविता क्या है, आचार्य शुक्ल जी का। और इसको जो है हमें समझना थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल जो गद्यांश से प्रश्न छांटने के लिए आते हैं वो ऐसे ही किसी निबंध से आते हैं। तो कविता क्या है शुक्ल जी का एक सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है और यह निबंध चिंतामणि के पहले भाग में 1939 में प्रकाशित हुआ था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1939 में। महत्वपूर्ण है बहुत ये निबंध। कविता क्या है, इस निबंध को हम देखेंगे तो दरअसल शुक्ल जी के कविता के चिंतन के प्रमुख पक्षों को 14 भागों में बांटा गया है और 14 भागों में इसको बांटा गया है। एक कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार। तो इस तरीके से ये पूरे 14 भाग मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 14 भागों को हम देख लेते हैं। कविता क्या है पढ़ना है, फिर सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा इन्होंने कविता और सृष्टि प्रसार, फिर मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि और भावना या कल्पना, मनोरंजन और नवाह सौंदर्य, चमत्कारवाद और कविता की भाषा, फिर 12वां है अलंकार और 13वां है कविता पर अत्याचार, 14वां है कविता की आवश्यकता। ठीक है, तो ये कुछ जो है 14 भागों में बटा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को 14 भाग इसके दिए हैं। फिर अगला है, उनका मानना है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यहाँ पर आप लोगों के लिए विशेष बन जाता है दरअसल इसके कथन। ठीक है, इन्होंने कथन में अंदर क्या कहा है, तो कुछ कथन इसके विशेष हैं। दूसरा, इन्होंने इनके कहने का अभिप्राय इसमें क्या रहा है, कविता क्या है। तो कविता को समझने के लिए कविता की भाषा को समझना ज़रूरी है। देखो ये जो 14 यहाँ पर भाग हैं यहीं से हम थोड़ा सा समझ करके चलते हैं कविता है क्या। पहले में तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि कविता क्या है, उसमें कविता की पूरी डिटेल दी है। कविता भावों से उत्पन्न होती है या कैसे कविता की किसी व्यक्ति के भीतर जो है कविता की कल्पनाएं आती हैं या कविता कैसे की जा सकती है, तो कविता क्या है। फिर सभ्यता के आवरण के साथ साथ कविता को दिखाया गया है, कविता और सृष्टि देखने के लिए मिलती है। फिर मार्मिक तथ्य इसमें दिखाए गए हैं, काव्य और उसके साथ साथ व्यवहार का होना कितना ज़रूरी है, मनुष्यता की उच्च भूमि कितनी ज़रूरी है, भावना या कल्पना जो है कविता का एक अंग बने हुए हैं, मनोरंजन सौंदर्य भी कविता में देखने के लिए मिलता है। कहीं कहीं कुछ कविताओं में चमत्कारवाद भी होता है। कविता की भाषा भी बहुत अहम है। कविताओं में अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता, इन सभी पर जो है पूरा का पूरा निबंध टिका हुआ है दरअसल इन 14 भागों में, इन 14 बिंदुओं पर। तो इन्होंने आगे कहा है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का उत्तम साधन है। पहला पॉइंट विशेष है, यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभावों को मनुष्य के अंतःकरण से निकाल लिया जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है, एक नया जीवन डाल देती है एक तरीके से। तो कविता के द्वारा हमारा संसार के सुख दुख, आनंद और कलेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। तो ये बात इसमें कही गई है। दूसरा इनका कहना है कि कविता, यहाँ पर देखिए यहाँ भी मैंने इन्वर्टेड कोमास में ये बात बोली हुई है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो ये सब क्या है, ये कथन है शुक्ल जी के कविता क्या है कि शुक्ल जी ने रस और भाव को कविता का प्राण माना है। साथ ही इनका कहना है कि कविताओं में अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग ठीक नहीं होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख और आनंद और कलेश या आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं, ये भी इसमें देखा जा सकता है। साथ ही इन्होंने बताया कि कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और उसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है। उनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। अगला हमारा जो निबंध है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही खूबसूरत निबंध है। यह निबंध द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कल्पलता में प्रकाशित हो चुका है। 1951 इसका समय है।
अपनी छोटी लड़की से यह पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल जी ने पूरा निबंध लिख डाला। यह एक ललित निबंधकार हैं आचार्य शुक्ल जी ने, और इन्होंने आगे बोला है कि और वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं और कहते हैं कि ललित निबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून जो है वो पशुता के प्रतीक हैं। यानी पूरा निबंध उस बच्चे से बात करते हुए वो आखिर में ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो नाखून है वो पशुता के प्रतीक हैं और उनको काटना जो है वो मनुष्यता की निशानी है। ये बहुत विशेष बात है इस निबंध की कि नाखून जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब पशुता बढ़ रही है, और उसका अगर हम उसको काट रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं हम उसको काट रहे हैं, तो एक मनुष्य की मनुष्यता है कि वो उसको काटे। तो अस्त्र शस्त्र अणु परमाणु बम का बनना भी पशुता की ही प्रवृत्ति है न। इस पर बहुत लंबी चौड़ी टिप्पणी इन्होंने की है। नाखून कटने पर भी बार बार बढ़कर के इस बात को सूचित करते हैं कि अज्ञान जो है वो सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसते हैं। तो ये विशेष बिंदु है इस निबंध के। अगला निबंध है हमारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब मेरे राम का मुकुट भीग रहा में विद्यानिवास मिश्र ने क्या कहा है ये हमें देखना है। दरअसल यह निबंध जो है एक विचारात्मक निबंध है, बहुत ही विचारशील निबंध है और बहुत खूबसूरत निबंध है। निबंध में लेखक अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा है और अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर खोजता है। ये विचार सभी प्रश्न लेखक के जीवन की एक घटित घटना से निकलते हैं। लेखक एक पुत्र है जो किशोर अवस्था का है। लेखक के घर एक मेहमान आई है जो कि संगीत के कार्यक्रम में रात को जाते हैं। लेखक का जो बेटा है वो और उसकी घर आई हुई जो मेहमान है वो दोनों रात को एक संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ से लौटने में उनको देरी हो जाती है। तो लेखक के मन में उठने वाले जो सवाल हैं वो उसको बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। उनकी प्रतीक्षा करते हुए लेखक अपने विचारों और की दुनिया में खो जाता है। साथ ही अपने समाज की विभिन्न परिस्थितियों की समस्याओं को लेकर के उसके मन में प्रश्न और विचार उठने लगते हैं। और लाजमी सी बात है कि जब एक माता पिता अपने माता पिता से दूर उनका बच्चा जाता है और वो एक निश्चित समय में नहीं लौट करके वापस आता है तो उनके चेहरे पर संकट के बादल छा ही जाते हैं, यानी उनको चिंता हो ही जाती है। तो वही कुछ यहाँ लेखक का अनुभव है और वही अनुभव जो है लेखक ने यहाँ पर हम लोगों के साथ यहाँ पर साझा किया है। दरअसल निबंध को आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बहुत सुंदर निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध में आप देखिएगा लेखक इस हादसे से पुरानी बातों में पहुंच जाता है। वो उस समय जाता है जब उसकी दादी और उसकी माता यानी उसकी माता जी, उसकी दादी जी जब उसके लिए किसी वजह से परेशान हुआ करती थी, तो उस समय उसको उस चिंता का एहसास इतना गहरा नहीं होता था जितना कि उसको अब ये चीज़ महसूस हुई कि हाँ कभी मेरे लिए भी मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी जो है इतनी चिंतित होते थे, तो उनका चिंता करना भी फिर लाजमी था जिस तरह से मैं चिंता की वजह से आज परेशान हो रहा हूँ। तो लेखक की अपनी दादी का एक गीत याद आता है जिसमें भगवान राम के वनवास चले जाने पर अयोध्या वासियों को चिंता प्रकट की गई है। तो वही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेखक भारतीय समाज में फैली पीढ़ियों के अंतर पर भी विचार करता है कि पीढ़ियों में जब अंतर होता है तो कितना अधिक अंतर होता है। जहाँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करती और वहीं पर अपितु उनकी क्षमताओं पर उपेक्षा करती है, वहीं दूसरी और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादी समझती है कि मुझे रोकते हैं, रोक टोक लगा रहे हैं, तो ये रूढ़िवादी सोच के उनकी भावनाओं को चिंता नहीं करती। पुरानी जो पीढ़ी है उसका मन अपनी संतान के ऊपर संकट आने की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाता है, यानी डर जाता है। किंतु नई पीढ़ी अपनी धुन में ही रहती है। अपनी चिंताओं में डूबा हुआ लेखक अत्यंत गहराई तक उतर जाता है और उसका ध्यान तब हटता है जब उसका पुत्र, उसकी जो मेहमान घर आई हुई है, उसका पुत्र उसकी मेहमान के साथ जब तक घर पर वापस नहीं आ जाता। तो दोनों ही लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन लेखक जो है अभी भी लेखक को नींद नहीं आती है और वो इस चिंता में डूबा रहता है। लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि इस स्वतंत्र नई पीढ़ी को बांध करके रखना, हदों में रखना, पुराने ढर्रे पर चलाना सरल कार्य नहीं है। तो पुरानी पीढ़ी को उसकी चिंताओं से मुक्त कर देना या अलग कर देना भी संभव नहीं है। यानी दोनों का यहाँ पर जो है चिंता में होना लाजमी है, दोनों का अपनी अपनी जगह पर सही है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में तालमेल बहुत मुश्किल से होता है और यहाँ पर यही दिखाया है कि जो नई पीढ़ी है उसको हदों में नहीं रखा जा सकता, बांध कर नहीं रखा जा सकता। पुराने ढर्रे पर चलाना सरल कार्य नहीं है और पुरानी पीढ़ी को उसकी चिंता से मुक्त भी नहीं किया जा सकता। यानी माता पिता अपने बच्चों की चिंता तो करेंगे ही। इन दोनों पीढ़ियों के अंतर को पाट पाना तो दूर, समझ पाना तक लेखक के लिए कठिन हो रहा है। इन विचारों में डूबे हुए ही सुबह हो जाती है और लेखक जो है उस समय को निराशावादी समझता हुआ अपने कुछ अंतिम प्रश्नों के साथ उदासी में लीन हो जाता है। तो ये हमारा मेरे राम का भीग रहा मुकुट आपने देख लिया। बहुत सुंदर निबंध है ये, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर इन निबंधों को। दरअसल और थोड़े से निबंध थोड़े से बौद्धिक होते हैं, तटस्थ होते हैं, तो समझने में ज़रूर मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अपने आप में इनके भीतर बहुत कुछ होता है।
उत्तर फाल्गुना के आसपास ये कुबेरनाथ का हमारे सामने निबंध है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ जी के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र से संबंधित निबंध है। निबंध कुबेरनाथ जी का निबंध संग्रह विषाद योग में संकलित है। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है और उत्तर फाल्गुनी वर्ष ऋतु का अंतिम नक्षत्र होता है। और इस निबंध में लेखक ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को व्यक्ति के जीवन की अवस्था से रूपायित किया है। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ करके चलिएगा। इसमें ये वाली चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं, वर्ष वाली समय जो है पूछ लिया जाता है। इनके अनुसार 25वें वर्ष तक व्यक्ति प्रकृति की खूबसूरती के लिए दर्शन करता है, यानी 25 वर्ष तक जो व्यक्ति है वो मस्ती करता है, जीता है। 25वें साल तक वो ज़्यादा चिंताओं में नहीं घिरता। फिर 25 से 30 वर्ष की अवस्था में उसको काम यानी प्रेम संबंध भी उसके बढ़ते हैं, क्रोध भी उसको आता है, मोह में भी वो घिरा रहता है। तो 25 से 30 साल के बीच में ये सारी चीज़ें उसको परेशान करती हैं या ये सब चीज़ें उसको घेरे रहती हैं। परेशान करना इन द सेंस घेरे रखना, यानी वो कहीं ना कहीं अगर वो किसी सही मार्ग पर भी चल रहा है तो कभी कभी ये चीज़ें उसका भटकाव बन सकती हैं। 30 वर्ष की आयु में अपने भविष्य के लिए अपने भावी जीवन की नींव रखता है। फिर 30 से 40 तक अपने कार्य कर्मों का फल भोगता रहता है, जो भी उसने किए। 40 वर्ष की अवस्था के बाद उसे वृद्धावस्था के संकेत मिलने लगते हैं, तबीयत खराब होने लगती है और पैरों हाथों में दर्द होने लगता है। अकॉर्डिंग टू राइटर उसने यही कहना चाहा है। और 40 से 45 की अवस्था में लेखक ने उत्तर फाल्गुनी कहते हुए इसे अंतिम पड़ाव माना है। निबंध में आयु से संबंधित बहुत सी उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसा उनका कहना है कि विश्व रचयिता ब्रह्मा कभी बूढ़े नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा है कि 30 वर्ष की अवस्था ने भविष्य निर्माण के लिए गौतम बुद्ध ने परित्याग कर दिया था, ग्रह का त्याग कर दिया था। राम जी ने 27 से 30 वर्ष की अवस्था में ही वनवास के लिए प्रस्थान भी किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पूछ लिए जाते हैं। इससे आगे हमारा अगला निबंध है उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी का। इस निबंध में देखिएगा उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी का 12वां निबंध है। यहाँ उनके अन्य निबंध भी लिए गए हैं। अभी हम पहले मेन निबंध पर फोकस करते हैं। इसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। और अभी तक मेरे पास विवेकी राय जी का दरअसल एक पत्र रखा हुआ है। वो पत्र मुझे बहुत पसंद है, फ्रेम में करा के मैंने वो पत्र रखा हुआ है। मैंने उनके पास एक पत्र भेजा था जिसके जवाब में उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। तो वो जो राइटिंग है उनकी बहुत सुंदर लगती है। आप लोगों के साथ ये वाली बात मैं शेयर कर रही हूँ। दरअसल होता है ना, ये सब चीज़ें धरोहर हैं हमारे लिए। तो वो एक साहित्यकार की धरोहर के रूप में मैंने वो पत्र संभाला हुआ है। कभी आप लोगों को यूट्यूब पर ज़रूर दिखाऊंगी। उठ जाग मुसाफिर प्रख्यात साहित्यकार विवेकी राय जी द्वारा विरचित ललित निबंध संग्रह है। इस संग्रह में कुल 10 निबंध संकलित हैं। अपने कलेवर में जीवन और जगत के अनेक अनुभवों से परिपूर्ण निबंध हैं। विवेकी राय हिंदी जगत के उन गिने चुने साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य का आधार बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं उठ जाग मुसाफिर निबंध में क्या बात कही गई है। दरअसल ये जो निबंध है मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होता है। यह एक वैचारिक निबंध भी कहा जा सकता है। ये जो निबंध है ये एक वैचारिक निबंध है और इसमें स्मृतियों के झरोके से विवेकी राय जी गांव के सौंदर्य से परिचय कराते हैं और इस परिचय का पाठक मंत्रमुग्ध हो उठता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखिएगा कि किस तरीके से जो यादें हैं वो पाठक को परेशान करती हैं। इसमें और बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ स्मृतियों पर आधारित है पूरा का पूरा निबंध। विवेकी राय जी ने गांव का जो सौंदर्य है उससे कहीं ना कहीं परिचित कराया है और ऐसे परिचय का पाठक जो है वो कहीं ना कहीं जो गाँव की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो जब कोई पाठक उसको पढ़ता है तो उसमें लीन हो जाता है। देखिएगा ये हमारा अगला और अंतिम निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह जी का महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें दरअसल दूसरी परंपरा की खोज नामवर जी की प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक में नामवर जी ने द्विवेदी जी की दूसरी परंपरा का जनक मानते हुए अपने समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना को सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उदाहरण दिया है। यहाँ पर लेखक जो हैं वो नामवर सिंह जी हैं। उन्होंने दो बातों को विशेष माना है, एक तो संस्कृति और दूसरा सौंदर्य। इसी पर उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया है। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य दोनों पर विचार किया गया है। उन्होंने द्विवेदी जी का ही मतलब उन्होंने संदर्भ यहाँ दिया है और कहा है, मगर उसी के बहाने इन विषयों पर डॉक्टर सिंह ने अपना विचार भी रखा है कि उन विषयों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण विचार क्या क्या है या महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है वो हम भी देख लेते हैं। यह अनायास नहीं है। प्रत्येक प्रगतिशील विचारकों के लिए संस्कृति और सौंदर्य का प्रश्न प्रमुख रूप से विचारणीय रहा है, क्योंकि इनकी संस्कृति विरोधी होने के साथ साथ सौंदर्य विरोधी होने पर भी आरोप लगता रहा है।
असल में ये न तो कभी संस्कृति विरोधी रहे और न ही सौंदर्य विरोधी, बल्कि ये उन दोनों में से अभिजात्यपन का अतिरेक था। यूं कहें तो संस्कृति और सौंदर्य को अभिजात्य का हिस्सा मान लिया गया है। नामवर जी ने यह भी कहा है कि यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियों का जिक्र हुआ है, मिश्र की संस्कृति को इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। संस्कृति और सौंदर्य में संस्कृति की सुंदरता पर बहुत ही विशेष टिप्पणी यहाँ पर की गई हैं। दरअसल इन्होंने कहा है कि जो मिस्र की संस्कृति है उसकी वो एक राजनीति है, तो अज्ञे की संस्कार जो धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। नामवर जी ने ठीक ही लिखा है कि और सच ये कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल भी लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। तो प्रकृति वर्णन के लिए नहीं, बल्कि जो अशोक के फूल लिखा गया है वो कहीं ना कहीं संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए लिखा गया है, अशोक के फूल। निबंध में द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनुपम दस्तावेज देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो निबंध हैं ये ऑल फिनिश्ड हो गए हैं, यानी कि जो निबंध हैं 11 के 11 निबंध हमने एक ही वीडियो में यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, आपके जो रिवीजन है यहाँ पर पूरा रिवीजन मैं आप लोगों का यहाँ करा दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।